जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ चुकी है और ऐसे में विश्व के तमाम देशों की ओर से अपील की जा रही है कि इस तमाम मसले का हल शांतिपूर्वक तरीके से निकाला जाए, बातचीत से निकाला जाए। लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है, बल्कि हालात जंग तक पहुंच चुके हैं और रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में जहां सवाल अमेरिका की भूमिका पर भी उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन भी अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है रूस के करीब आने की और कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी ये साबित हो सकता है। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी अवंतिका जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं। अवंतिका यादव, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच अब जंग शुरू हो गई है, वैश्विक पटल को ये किस दिशा की ओर लेकर जाएगा? इस समय बेहद तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं दीपशिखा, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध की आशंकाएं थी वो आखिरकार अब हकीकत में तब्दील हो गई हैं, क्योंकि ये जंग छिड़ गई है। लगातार अटैक रूस की ओर से यूक्रेन पर किए जा रहे हैं। क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है इस हमले के लिए, और साथ ही साथ देखिए यूक्रेन की तरफ से भी स्मर्च मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। तो जमीन में स्मर्च मिसाइल गाड़ी गई है, जिनको अब रूस की तरफ यूक्रेन भेज रहा है। तो ये बहुत तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच देखिए आशंका ये भी जताई जा रही है कि क्या विश्व युद्ध भी इसके बाद छिड़ने वाला है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग छिड़ी है इसमें तीसरे देश की भी एंट्री हो गई है। बेलारूस ने भी यूक्रेन के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन साथ ही साथ देखिए रूस के ऊपर बड़े एक्शन की भी तैयारी की जा रही है। हमने देखा कि सुबह से ही यूएनएससी में लगातार बैठक जारी थी और यूएनएससी के माध्यम से भी रूस को दो टूक कहा गया कि आप इस हमले को रोकें, अपने सैनिकों को वापस भेजें। लेकिन वहीं अब नाटो के माध्यम से भी रूस के खिलाफ एक्शन की तैयारी की जा रही है। दीपशिखा, इस समय हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार अखलाक हुसैनी जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं। अवंतिका, अखलाक जी, जिस तरीके से अब इस समय युद्ध हो चुका है शुरू रूस और यूक्रेन के बीच, ऐसे में ये आपसे समझना चाहेंगे कि भारत के लिए आगे आने वाले समय में कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है। भारत की भूमिका की अगर बात करें या अमेरिका की भूमिका की अगर बात करें, पूरे विश्व में अलग अलग देशों के लिए ये कितना बड़ा संकट खड़ा हो सकता है? देखिए, आपने एक साथ कई सवाल पूछ लिए, तो मैं सबसे पहले तो आपको स्पष्ट कर दूं कि रूस के लिए भी रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के साथ जो उसका असली जो टसल है वो यही है कि नाटो की फोर्स जो है वो उसकी इजाजत यूक्रेन ने क्यों दी, और जो कि एक नया अड्डा वहां पर बना। तो अभी बहुत हमें गहराई से नजर रखनी होगी कि क्या नेटो यूक्रेन की तरफ से रिटेलिएट करता है क्या। अगर नेटो इस जंग में कूद जाता है तो मैं बताऊं आपको कि बहुत भीषण होने वाला है ये, क्योंकि नेटो का मतलब ही होता है कि 27+4 31 मुल्कों के साथ रूस की लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये स्थिति बहुत ही भयानक होगी और हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि किसी तरीके से जंग रुक जाए, क्योंकि स्थिति बहुत जैसे मैं कहता हूं कि हम कंट्रोल में फिर नहीं रह पाएगी। जी जी। जहां तक सवाल आपने भारत का पूछा है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारत हमेशा से गुट निरपेक्षता पे रहा है। उसकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो किसी गुट विशेष की तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट ना करे। रूस हमारा बहुत पुराना दोस्त रहा है, हमारा आज भी सबसे बड़ा सेना में हथियार सप्लाई करने वाला वो हमारा एक सप्लायर कंट्री है। और यूनाइटेड नेशंस में जब रूस के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था तो भारत के प्रतिनिधि ने वहां गैर मौजूद रहकर ये जताया था कि हमें इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम रूस के विरुद्ध भी नहीं जा सकते। बिल्कुल अखलाक जी, अगर बात रूस और यूक्रेन के विवाद की जाए और साथ ही जो बाइडेन की जाए, अमेरिका के राष्ट्रपति की, क्या लगता है कि पुतिन के सामने बाइडेन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं और पूरी दुनिया इस समय ट्रंप को याद कर रही है? ये तो हम नहीं कह सकते कि देखिए ऐसा नहीं होता है कि ये तो आप कतई नहीं मान सकते कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष युद्ध पिपासु होता है उसको हम बहुत मजबूत मान लें और जो भी शांति की बात करता है उसे कमजोर मान लें। ये तो परिभाषिक रूप से ही गलत हो जाएगा। जहां तक बाइडेन साहब का प्रश्न है, मुझे ऐसा लगता है कि वो नेटो को आगे कर सकते हैं, और नेटो के आगे होने का मतलब यही है कि अमेरिका 27+4 देशों के साथ यानी 30 देशों के साथ मिलकर इस जंग की अगुवाई करेगा। और ऐसा होने, जैसा मैंने आपसे कहा, बहुत उचित प्रश्न है आपका, ऐसा होने पर पूरी रूस एक तरफ हो जाएगा और पूरी दुनिया के 31 बड़े जो शक्तिशाली देश है वो एक तरफ हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं
बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये आपके लिए जानना कि यूक्रेन पर रूस हमला करेगा तो मैं चाहता हूं अपने दर्शकों को आप एक मैप के जरिए समझाएं कि बिल्कुल। नेटो की मौजूदगी रूस के सब तरफ किस रूप में मौजूद है। वो लिथुआनिया में मौजूद है, मैसिडोनिया में मौजूद है, यूक्रेन में तो वो हाल ही में आया है जिसकी वजह से विवाद खड़ा हुआ है, और वो एस्टोनिया में मौजूद है। तो रूस की घेराबंदी करने के लिए ये संगठन बना था, और जी। आज मुझे लग रहा है कि नेटो के सामने ये प्रश्न आ गया है कि लीजिए रूस ने अब आपके ऊपर जंग थोप दी है, अब आप इसका किस तरह से मुकाबला करते हैं। जी। तो हमें, जैसा मैंने आपसे कहा, प्रार्थना करनी चाहिए कि ये बिल्कुल। जंग रुक जाए, इसी में पूरी दुनिया की भलाई है। बिल्कुल, लेकिन लगता है इससे पहले जो प्रार्थनाएं की गई थी अखलाक जी, वो शायद काम नहीं आई हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ चुकी है, और इस बीच क्या कह सकते हैं, जब भी कहीं जंग होती है तो जाहिर तौर पर एक बड़ी तबाही होती है। क्या इस तबाही का अकेला जिम्मेदार रूस होगा? ऐसा देखिए स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकते, जी। आपको थोड़ा पीछे घटनाक्रम में जाना पड़ेगा। 2014 में रूस, ये समझिए पहले बात आपके 1991 तक यूक्रेन रूस ही था। 91 में जो रूस का विघटन हुआ है उसमें बहुत सारे देश अलग हो गए थे, जिसमें यूक्रेन भी शामिल है। लेकिन जो रूस से अलग हुए थे, यानी यूएसएसआर से जो अलग देश हुए थे, चाहे वो उज्बेक हो, ताजिकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, या दूसरे उज्बेकिस्तान, ये सभी देशों ने, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, सभी देशों ने हमेशा रूस की प्रतिष्ठा को या रूस को सुपर पावर मानने से इनकार नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूक्रेन ने इनकार किया तो उससे इतनी कीमत चुकानी चाहिए, परंतु यूक्रेन जहां खुद करीब 20% के आसपास रूसी मूल के लोग रहते हैं, यूक्रेन ने एकदम अमेरिका के पाले में जाकर और रूस के खिलाफ नीति अपनाई। तो मैं ये कह सकता हूं कि यूक्रेन ने अपनी क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान नहीं रखा। उसे मालूम होना चाहिए था कि अगर वो अमेरिका के साथ बहुत शार्पली चला जाता है, रूस के साथ अपने संबंध खराब करता है, तो उसकी बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ सकती है। तो यूक्रेन की अदूरदर्शिता जो 2014 से शुरू हुई थी, आज उसका परिणाम हम सब लोग देख रहे हैं। जी, बिल्कुल अखलाक जी। और देखिए, अगर नाटो अपनी आक्रामक सक्रियता दिखाता है इस युद्ध में, तो उस विनाश का स्वरूप कैसा होगा? मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने दर्शकों को ये समझाएं। देखिए, मैं आपसे कहूंगा कि हम सब मिलकर ये कामना करें कि इसमें कोई भी पक्ष जो है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना करे। ये बहुत बड़ी बात है। जी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जो नेटो के साथ जो 30-31 देश हैं, उनमें अधिकांश परमाणु संपन्न देश हैं, और रूस के पास तो दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, अमेरिका से भी ज्यादा। तो अगर एक भी तरफ से परमाणु हथियार चल गया तो फिर मुझे नहीं लगता ये तबाही कहाँ जाके रुकेगी, क्योंकि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो पूरी दुनिया मानती है कि हम कभी भी परमाणु हथियार का अपनी तरफ से पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इसके बिना ये जंग रुक जाती है तो बहुत हमें शुक्र अदा करना चाहिए खुदा का। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, फर्स्ट नो यूज पॉलिसी से अगर कोई भी हट गया तो फिर परिणाम कितने विकराल होंगे हम कह नहीं सकते। यहाँ मैं आपका ध्यान एक और चीज की तरफ खींचना चाहता हूँ कि नेटो का विरोधी सिर्फ रूस नहीं है, चीन भी है। अगर चीन भी रूस के साथ आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि पूरा एशिया किस आग में जलने लगेगा, और वो स्थिति बहुत विकराल हो जाएगी। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही सही बात आपने इस समय कही है, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं भारत का भी इस समय दुश्मन बना हुआ है। अखलाक जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। अवंतिका, इसके बाद मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अखलाक जी ने भी कहा, अगर चीन जिस तरीके से समर्थन कर रहा है रूस का, और इमरान खान दौरे पर पहुंचे हैं रूस में, ऐसे में क्या रूस भारत से दूर हो जाएगा या रूस पाकिस्तान का दोस्त बन जाएगा? देखिए दीपशिखा, हालांकि रूस और भारत की एक दोस्ती है और उसमें कितना बदलाव होगा ये हमें युद्ध के बाद के हालात जो बनेंगे वो जरूर उस पर नजर आएगी। लेकिन क्योंकि इस समय बात दोस्ती की नहीं है, बात है कि जो ये युद्ध की स्थिति बनी है इसको कैसे रोका जाए और ऐसा ना हो, इसीलिए भारत हमेशा से देखिए शांति के पक्ष में रहता है, भारत हमेशा से पीस के पक्ष में रहता है। और इसीलिए भारत ने आज भी यूएनएससी में कहा है कि पीस के माध्यम से इसका समाधान निकालना चाहिए, डेमोक्रेटिक टॉक के माध्यम से इसका हल निकालना चाहिए। भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है और वही भारत ने आज एक बार फिर से दोहराया है। तो यहाँ बात दोस्ती की नहीं है। तमाम चीजों को देखते हुए सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार ये युद्ध कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर ये युद्ध होगा जाहिर तौर पर दोस्ती पर भी फर्क पड़ेगा, देश पर आर्थिक नुकसान भी होगा, फिर चाहे बात रूस की करें, बात चाहे यूक्रेन की करें या फिर किसी भी देश की करें, एक बड़ा नुकसान पूरे विश्व को झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के लिए।